Hello everyone, welcome to the next video of the Kautuk series. This time on the Indian politicians. पिछले कई दिनों से चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हर जगह चर्चा विमर्श के मुद्दा बने हुए हैं हमारे माननीय सांसद महोदय। क्यों बने हुए हैं उसका एक मुकम्मल कारण है। मुकम्मल कारण ये है कि जो अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है 2 दिन पहले हमारे देश में, आपसी विवाद में इतने शोर हंगामा हुए वहाँ पे संसद में कि उसकी वजह से 204 करोड़ 50 लाख रुपए भारतीय जनता के डूब गए, बर्बाद कर दिए गए। उसका कारण क्या रहे? कारण ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो विमर्श के मुद्दे के केंद्र में होने चाहिए, उन मुद्दों से सर्वथा अलग बातें संसद में उठाई जा रही हैं और उनको लेकर के आपस में मेरी राजनीति, तुम्हारी राजनीति, मैं सही आप गलत, ये मतलब ऐसे ऐसे ड्रामे हो रहे हैं कि देख के मतलब तकलीफ होती है कि ये हमारे सर्वोच्च पंचायत है जहाँ पे भारत का भाग्य निर्धारित किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो आप देखिए कितनी क्रिटिकल कंडीशन है हमारे देश की इस समय कि भारत को अनचाहे इकोनॉमिकल वार में झोंक दिया गया है, ठीक है। और वो झोंका किसने है? सब जानते हैं कि ये यूएस की चाल है। मुद्दा कोई भी हो, वो चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर रसिया अमेरिका का पुराना मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे सब उन लोगों के आपस में एक तरफ हैं, लेकिन बीच में भारत को जबरदस्ती घसीटा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जब भारतीय सांसदों को भारत की बेहद आवश्यकता है, जब सबको इकट्ठे होकर के एक होकर के हमारे देश को जो है आगे ले जाना है, तो ऐसे समय में क्या इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर के संसद में विवाद उचित प्रतीत होता है या ये होना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत का कोई भी जो समझदार नागरिक है वो इसके बारे में बिल्कुल वो अनुमति नहीं देगा कि इस तरह के कृत्य वहाँ किए जाने चाहिए। सबको तकलीफ होगी इस बात को लेकर के, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि कंडीशन क्या रही है, किस तरह से चीज़ें परिवर्तित हुई, ज़रूरत क्या है, क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत जो है वो बड़ी चीज़ है, वो बड़ी भावना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी भावना है, किसी भी व्यक्ति से बड़ी भावना है। पार्टियाँ आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत रहना चाहिए। हमारा आपका भविष्य सब कुछ निर्भर है, सिर्फ किस पे निर्भर है? भारत के भविष्य पे निर्भर है। और भारत का भविष्य निर्भर करता है किस पे? जनता पे तो निर्भर करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत की जो भविष्य है जनता से ज़्यादा निर्भर करता है, वो हमारी संसद पे निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि जनता को क्या, जनता को 5 वर्ष में एक बार समय मिलता है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। उनका सारा काम तो वही जनप्रतिनिधि वहाँ पे करते हैं संसद में। जनता तो जाके वहाँ कर नहीं रही है सारे काम, तो जो काम है सारे के सारे वो करते हैं वहाँ पे माननीय लोग। मानसून सत्र में लोकसभा में जिन सांसदों को 120 घंटे देश के हित में चर्चा करनी थी, वहाँ केवल 37 घंटे काम हुआ, ठीक है। 83 घंटे बर्बाद कर दिए गए, यानी 31% काम हुआ। 69% समय मेरी सियासत तुम्हारी सियासत के नाम हंगामे में बहा दिया गया इसको। और यही राज्यसभा में भी हुआ, जहां 120 घंटे के काम के नाम पर 47 घंटे काम करके सांसदों ने अपने हित के हंगामे के कारण देश हित के 73 घंटों को बर्बाद होने दिया, यानी 38% काम किया। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को थोड़ा सा इसमें पृष्ठभूमि पे हम नजर डालते हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के सभी सदस्यों को राज्यसभा और लोकसभा में जनहित और देश हित मुद्दों पर चर्चा करने और प्रस्ताव लाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सभी सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके माध्यम से जनता की समस्याओं को एक स्थान पर सुना जाता है, जिसे संसद कहते हैं। समस्या सुनने के बाद सभी सदस्यों से इसके लिए सुझाव और प्रस्ताव की मांग की जाती है और चर्चा की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया जिस अवधि में होती है उसे संसद सत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को पारित करना, विधेयक पर चर्चा करना, प्रस्ताव पारित करने के लिए समर्थन देना और विधेयक को पास करने के लिए मतदान करना, यह सभी संसदीय प्रक्रिया पार्लियामेंट्री प्रोसेस को जिस समय के लिए निश्चित किया जाता है उसे संसद सत्र पार्लियामेंट्री सेशन कहा जाता है। संसद सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से किया जाता है। भारत में मुख्यतः 3 संसद सत्र होते हैं। बजट सत्र हम देखते हैं तो बजट सत्र जो होता है इसका आयोजन फरवरी से मई महीने के बीच में होता है। अधिकांश इसे फरवरी महीने में ही आयोजित किया जाता है, परंतु विषम परिस्थितियों में इसे मई के महीने में भी आयोजित किया जा सकता है। इस सत्र में भारत के 1 वर्षीय बजट का निर्माण किया जाता है। इस बजट के अनुरूप ही पूरे वर्ष का वित्तीय लेन देन किया जाता है। इस सत्र में बजट पेश होने के कारण ही इसे बजट सत्र के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन सत्र हम इसके बारे में देखते हैं तो विंटर सेशन का आयोजन शीत ऋतु के समय में होता है। यह सत्र नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक चलता है। शीतकालीन सत्र तीनों सत्रों में सबसे छोटा सत्र होता है।
जो विधेयक मानसून सत्र में पास होने से बच जाते हैं उन विधेयकों पर शीतकालीन सत्र में चर्चा करके पास कराने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इसे शीत ऋतु में, ठंड के सीजन में से आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे विंटर सेशन कहा जाता है। अब देखते हैं मानसून सत्र। तो मानसून सत्र का आयोजन जुलाई से सितंबर माह के बीच में किया जाता है। इस अवधि में भारत में मानसून का प्रवेश होता है। इस समय भारत में चारों तरफ वर्षा होती है। इसे वर्षा ऋतु में होने वाला सत्र भी कहा जाता है। ठीक है। बजट सत्र में जो विधेयक पारित नहीं हो पाता है उसे मानसून सत्र में पारित करने का प्रयास किया जाता है। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि संसद की कार्यप्रणाली। एक वर्ष में संसद सत्र लगभग 100 दिन चलता है। प्रत्येक कार्य दिवस में संसद लगभग 6 घंटे कार्य करती है। संसद का 1 मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपया है। ठीक है। संसद में जो सत्र चलता है तो उसका 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपया आता है। मानसून सत्र 2025 का अगर हम देखते हैं जो अभी खत्म हुआ है तो ये 21 जुलाई को शुरू हुआ था और 21 अगस्त को ये खत्म हुआ है। इसकी 32 दिनों में 21 बैठकें हुई हैं। कुल बैठकें अगर हम देखते हैं तो 32 दिनों में 21 बैठक इसकी आयोजित की गई। अब सवाल ये उठता है कि जिन्हें चुना गया है देश की समस्याओं के निस्तारण के लिए, जिन्हें अलख जगानी है, उन सांसदों ने देश की संसद के मानसून सत्र में क्या किया? हंगामा, शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप। इसका हिसाब सुनकर आपको तकलीफ होगी कि वहाँ पे हुआ क्या है। लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हुआ, यानी 124 करोड़ 50 लाख रुपए जनता का बर्बाद कर दिया गया। राज्यसभा में 73 घंटे की बर्बादी, मतलब 80 करोड़ रुपए, मतलब दोनों सदनों में मिलाकर 204 करोड़ 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। आप देख रहे हैं सैंक्शन का युद्ध, सैंक्शन यूएस सबके साथ खेल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था है हमारी दुनिया में, उसको किस तरह से बर्बाद करने की कवायदें की जा रही हैं। क्या ये माननीय लोगों को पता नहीं है? क्या इन लोगों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है कि यूएस भारत के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है? अगर किसी को ये लगता है कि ये यूएस की जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी के साथ ये काम कर रही है, बीजेपी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, तो भाई साहब बीजेपी पार्टी जो है वो प्रतिनिधित्व किसका कर रही है? वो प्रतिनिधित्व कर रही है भारत का। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये वही यूएस है जब हमने यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी के समय में, तब भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। 98 के आसपास में जब दोबारा किया गया था तो उस समय भी ये भाई साहब जो है इनके हथियारों के जखीरे बिल्कुल हिंद महासागर में आ गए थे। देखिए, वो यूएस हो, रसिया हो, चाइना हो, वो यहाँ किसी पार्टी से उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, उनका मतलब भारत से रहता है। जो भी वहाँ सत्ता में है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी वहाँ पे पदासीन हो, वो उनसे डील करेगा। वो भारत से डील कर रहा है। आप भारत के प्रतिनिधि हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि ऐसे समय में सभी को अपने पार्टी हित से ऊपर उठना चाहिए और एकजुट होकर के भारत के लिए काम करना चाहिए। ये मुझे ही नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये इस देश के सभी जो जागरूक लोग हैं, जो अपने देश को ये इस स्थिति में देखना चाहते हैं कि वो यूएस की धमकी हो या किसी की धमकी हो, किसी के सामने हमारा देश झुकेगा नहीं। जिनके अंदर ये भावना है वो एकजुटता को दिखाएंगे अपने व्यक्तिगत मुद्दों को साइड में रख करके। यहाँ आश्चर्य वाली बात ये भी है कि अगर आप देखते हैं 2014 से, मैं डेटा देख रहा था लास्ट में 2014 के जो विंटर सेशन था वो तो ठीक चला था, ठीक ठाक। उसके बाद से कोई भी सेशन ऐसा नहीं चला है कि जिसमें पूरी तरह से काम हुआ हो। लगभग 150 करोड़ रुपए हर सेशन में बर्बाद हुए हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, इस बार तो 204 करोड़ बर्बाद हुए, नहीं तो 150 करोड़ के आसपास हर सेशन में पैसे इतने बर्बाद हो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये बर्बादी किस लिए हो रही है? पैसे की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है। क्या भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए कि जिस तरह से विवाद संसद में किए जा रहे हैं इस पर लगाम लगाई जा सके? ये जो टाइम वहाँ पे दिया जा रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सके। हम इस तरह, भारत की जनता सिर्फ वोट दे के चुप तो नहीं रह सकती ना। ऐसा तो है नहीं कि हम 5 साल में एक बार तो आपको अवसर मिलता है कि इस देश के लिए कुछ करने का। वो मतलब काम तो वैसे आप पूरे जीवन कर सकते हैं देश के लिए, लेकिन जो 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 भाग्य परिवर्तन की बात होती है देश के, वो आपको अवसर मिलता है। जो यहाँ पे जिस तरह से जो सरकार की भूमिका है, तो सरकार की भूमिका में आपकी जो भूमिका है वो उसका निर्वहन कैसे करते हैं आप? सिर्फ वोट दे करके। 5 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है वोट देने का, तो क्या वोट देने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म समझी जाए आम नागरिक की? मुझे लगता है कि माननीय संसद, माननीय सांसदों से और न्यायपालिका से, ये सब से
विनम्र निवेदन है पूरे देश की तरफ से, सब लोगों का निवेदन है कि इस बारे में गंभीरता से सोचें और इसका कुछ निराकरण निकालें। अब इसी जगह हम ये भी देखते हैं कि माननीय लोगों की सैलरी क्या है, सुविधाएं क्या सांसद लोगों को मिलती हैं। तो सांसदों की सैलरी 1,24,000 रुपये नहीं है, बल्कि 2,81,000 रुपये के आसपास बैठती है। ठीक है, अभी 2025 में ही इन लोगों की सैलरी बढ़ाकर 1,24,000 की गई है, लेकिन उसके साथ में हम अन्य व्यय को इसमें देखते हैं, जोड़ते हैं, अलाउंस को, भत्ते को सब जोड़ते हैं तो 2,81,000 के आसपास बैठती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 1966 में सैलरी 500 रुपये थी। ये 500 रुपये सैलरी कब थी? 1966 में थी। हम इसलिए यहाँ पे ये आपको फिगर दिखा रहे हैं कि आप ये भी समझिए कि तब उस समय आम जनमानस की क्या स्थिति थी, आज जनमानस की स्थिति क्या है, तब राजनेता की स्थिति क्या थी, आज राजनेता की स्थिति क्या है। ठीक है, सांसद लोगों के कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपये मिलते हैं। संसद या कमेटी की बैठक में जाने के लिए हर रोज अब 2,000 की जगह 2,500 रुपये मिलते हैं। वन टाइम फर्नीचर अलाउंस 1,25,000 रुपये। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 87,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अपने या परिवार के लिए साल में 34 फ्री हवाई टिकट मिलते हैं। 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है एक साल में। 4 लाख लीटर मुफ्त पानी मिलता है। फ़ोन इंटरनेट भत्ता अलग से मिलता है। लोकसभा सांसदों को साल में 1.5 लाख मुफ्त कॉल, राज्यसभा सांसदों को सालाना 50,000 मुफ्त कॉल मिलती है। सड़क यात्रा के लिए भत्ता अलग से मिलता है। और ये हवाई यात्रा आपने पहले भी देखा है। AC फर्स्ट क्लास में मुफ्त रेल यात्रा रहती है। दिल्ली में सरकारी गाड़ियों का उपयोग है। ड्राइवर और ईंधन भत्ता अलग से मिलता है। वाहनों के लिए भत्ता अलग से मिलता है। आवास सुविधा भी है। दिल्ली में सरकारी बंगला, मुफ्त बिजली, पानी और टेलीफोन, जरूरत पड़ने पर फर्नीचर और रखरखाव सुविधा, चिकित्सा। अगर हम चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं तो चिकित्सा सुविधा हम देखते हैं तो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार, परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा लाभ मिलता है। पेंशन और अन्य लाभ भी हैं इसमें। पूर्व सांसदों को पेंशन 31,000 प्रति माह मिलती है। ध्यान देने की बात है कि जितने टर्म आप कर रहे हैं उसके हिसाब से पेंशन अलग रहती है। जितनी बार आप सांसद चुने गए हैं उसके हिसाब से आपकी पेंशन अलग रहती है। जीवन भर मुफ्त रेल यात्रा, संसद परिसर में कैंटीन, क्लब और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलती है जो सांसद रिटायर हो चुके हैं, मतलब जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है 5 साल का। सांसदों के वेतन में वर्ष 2025 में 24% की वृद्धि की गई, किंतु भारत का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन NFLMW मात्र 176 रुपये प्रतिदिन 2017 से आज तक वही बना हुआ है। और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम है, निम्नतम है पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में। आप देखिए, एक तरफ सांसद लोगों की सैलरी लगातार बढ़ रही है और आम जनमानस जो है वो वहीं पे टिका हुआ है। यह स्पष्ट विरोधाभास तात्कालिकता और प्राथमिकता में बेमेल को उजागर करता है, जो लोकतांत्रिक शासन की नैतिक विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। एक सेवानिवृत्त सांसद को अब औसत भारतीय आय से 2 गुना से अधिक प्राप्त होता है। एक सेवानिवृत्त सांसद को औसत भारतीय आय से 2 गुना से अधिक प्राप्त होता है, जबकि एक वर्तमान सांसद लगभग 9 गुना अधिक आय अर्जित करता है। ये समस्या की कोई बात नहीं है कि इनको कितना भत्ता मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितना इनको सैलरी मिलती है। ये समस्या का अंग है ही नहीं। मुझे लगता है इससे कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाए तो भी समस्या का ये हिस्सा नहीं है। समस्या का हिस्सा ये है कि इतनी सैलरी, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ लेने के बावजूद क्या उसके बदले में, उसके आउटपुट में क्या प्रोडक्टिविटी जो देनी चाहिए, क्या वो दे रहे हैं? मुझे लगता है इसका सर्वथा जवाब सबके पास में है। भारतीय संसद या सांसद महोदय या न्यायपालिका कोई भी इसमें दखल दे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे लगता है कि जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे विषम परिस्थितियों में ऐसे समय में जब भारत आर्थिक युद्ध लड़ रहा है, तो ऐसे समय में सबको साथ होकर के भारत को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपसी मतभेद बुला करके पार्टी हित से, दल हित से, स्वहित से, सबसे ऊपर उठ करके इस समय प्लीज राष्ट्र के बारे में सोचें, क्योंकि देश को आप सबकी ज़रूरत है। राजनीतिक नेताओं को पर्याप्त वेतन वृद्धि मिलने से आम जनता को स्वयं के वेतन में स्थिरता का अनुभव असंतोष को जन्म देता है, जिससे जनसाधारण में स्वार्थी शासन की धारणा विकसित हो सकती है। सांसद की आप वेतन बढ़ाइए, सबके वेतन बढ़ाइए, लेकिन आम जनता जो है इसकी भी तो ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की, इसके भी सपने हैं, इसकी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, अगर इसी तरह से
जिस तरह से इंक्रीजमेंट हो रही है सैलरी में और आम जनता उसी जगह स्थिर है, तो ऐसी स्थितियों में साधारण जनता में स्वार्थी शासन की धारणा विकसित हो सकती है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता कमजोर हो सकती है, निर्वाचित पदाधिकारियों में जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है तथा शासक वर्ग और शासित वर्ग का अंतराल बढ़ सकता है। ठीक है, सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि सरकार को एकजुट होकर के सभी गणमान्य माननीय सांसदों को इकट्ठे होकर के अपने व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर इस समय राष्ट्र हित के बारे में सोचें। राष्ट्र को आप सबकी बहुत ज़रूरत है इस समय। जिस तरह से स्थितियाँ सामान्य दिख रही हैं उतनी सामान्य है नहीं। कृपया राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है, राष्ट्र की तरफ ध्यान दीजिए। बस आज के वीडियो में यही कहना चाहता था और इसके माध्यम से मैं अपील करना चाहता था लोगों को भी। लोगों से मैंने ये साझा इसलिए किया कि ये सब बातें समाज में होनी चाहिए। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हर कोई तो अपने नेता के गुणगान में व्यस्त है, मस्त है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है दोस्त। ज़िंदगी इससे नहीं गुजरने वाली। ज़िंदगी गुजरेगी कैसे? जब आप अपनी क्षमता को और अपनी जो आपके दायित्व हैं उसके प्रति आप सजग होंगे। और आपका दायित्व क्या है आपके राष्ट्र के प्रति, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं इसको। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।